इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। अरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि प्रतिदिन आपको एग्जाम से पहले एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव वीडियो को लेके आएंगे, तो वहीं हमने ऑलरेडी 3 वीडियो सब्जेक्टिव का और 2 वीडियो ऑब्जेक्टिव का अपलोड कर दिया है। ये जो वीडियो है आज का, ये है ऑब्जेक्टिव का, और इसमें देखेंगे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप काम ये कीजिएगा कि हमने जितना वीडियो बनाया है आपके लिए, उस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और जो हमने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है वो सारा नोट्स आप एक बार एग्जाम से पहले अवश्य देख कर जाएं, ताकि एग्जाम में आप बेटर मार्क्स ले पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। अगर पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न में दिया गया है, अंडा के सबसे बाहरी बना सेल को तनु HCl से हटाकर NaCl सोडियम क्लोराइड के तनु विलयन में डालने से क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया अंडा फूल जाता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया अंडा सिकुड़ जाता है, तीसरा ऑप्शन दिया गया कि अंडा के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और चौथा ऑप्शन है अंडा पहले सिकुड़ जाता है और फिर क्या हो जाता है, फूल जाता है, और पांचवा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें अंडा की, तो आप इसमें से बाहरी आवरण से यदि तनु HCl हटाकर NaCl डालिएगा तो इसका जो अंडा है ना, ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अगर बात करें अंडा की, तो यहाँ से प्रश्न एक और पूछ देता है कि अंडा का जो बाहरी आवरण है ना, बाहरी आप देखें अंडा का बाहरी जो आवरण है वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। याद रखिएगा, जो अंडा है इसका बाहरी आवरण, अंडा का बाहरी आवरण, अंडा का बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का, कैसा, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की सूत्र की, तो इसका होता है CaCO3। ये भी याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है कैसा होता है, CaCO3। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में दिया गया है, अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसा होते हैं पूछा है आपसे, कि जो अणुचुंबकीय यौगिक होते हैं उसमें कैसा इलेक्ट्रॉन होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है सभी, पहला ही ऑप्शन सभी दे दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है अयुग्मित, तीसरा ऑप्शन है युग्मित, और चौथा ऑप्शन है क्या, इनमें से कोई नहीं। यानी सभी का मतलब हो गया अयुग्मित भी होते हैं और युग्मित भी होते हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि क्या होगा। तो याद रखिएगा, जो अणुचुंबकीय यौगिक होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित। कैसा इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्त, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसा होते हैं, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो है ना, जितने भी विद्युत प्रवाह होता है सब किसके कारण होता है, विद्युत का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। विद्युत का जो प्रवाह होता है ना, विद्युत का जो प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह, विद्युत का जो प्रवाह है ये किसके कारण होता है, विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। याद रखिएगा, जो विद्युत का प्रवाह होता है कैसा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, समपराशरी विलयन में समान होते हैं। समपराशरी विलयन में समान होते हैं। समपराशरी विलयन, ये भी आपके लिए VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समपराशरी विलयन होते क्या है, तो याद रखिए समपराशरी विलयन का मतलब होता है जिसका प्रासरण दाब क्या हो, समान हो। याद रखिएगा, समपराशरी विलयन वो होते हैं, समपराशरी, समपराशरी विलयन, विलयन का मतलब होता है क्या, जिसका प्रासरण दाब समान हो। प्रासरण, प्रासरण, प्रासरण दाब कैसा हो, समान हो, इक्वल हो। जो प्रासरण दाब हो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसे बोलते हैं समपराशरी विलयन। और प्रासरण दाब को एक और नाम से जानते हैं, मोलर सांद्रता। किस नाम से, मोलर सांद्रता के नाम से जानते हैं, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता। तो ऑप्शन में क्या दिया, पहला दिया है मोलर सांद्रता, दूसरा ऑप्शन दिया है मोललता, तीसरा ऑप्शन दिया है नॉर्मलता, और चौथा ऑप्शन है क्या, फॉर्मलता।
तो क्या हो जाएगा, अभी बताया कि समपराश्रयी विलयन में समान क्या होते हैं, समपराश्रयी विलयन कहा जाता है जिसका परासरण दाब समान होता है, और परासरण दाब को एक और नाम से जानते हैं, ये किसके समान होता है, ये समान होता है मोलर सांद्रता का। तो ऑप्शन में पहला ही दे दिया है क्या, मोलर सांद्रता, तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा पहला ए, मोलर सांद्रता। अगला देखिए, तो अगला दिया गया है 1 बिलियन में हिमांक, 1 बिलियन में हिमांक के अवनमन, ये जो हिमांक में अवनमन है ना, हिमांक का अवनमन, ये भी आपके लिए वीवीआई है, याद रखिएगा। हिमांक का अवनमन जितना हम लिखवा रहे हैं यहाँ वीवीआई, उसको आप एक बार नोट्स पर जाके देख लीजिए, क्योंकि हम सारा चीज आपको पढ़ा चुके हैं। तो बोला 1 बिलियन में हिमांक में अवनमन के समय साम्य अवस्था, और साम्य अवस्था भी आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साम्य अवस्था इनमें होती है, पहला ऑप्शन दिया गया है द्रव विलायक और ठोस विलायक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है द्रव विलायक और ठोस विलय, तीसरा ऑप्शन दिया गया है द्रव विलय और ठोस विलय, और चौथा ऑप्शन दिया गया है सभी। तो याद रखिएगा, जो 1 बिलियन में हिमांक में अवनमन के समय साम्य अवस्था, इनमें से क्या होती है, तो साम्य अवस्था होती है द्रव विलायक और ठोस विलायक, क्या होती है, द्रव विलायक और ठोस विलायक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, द्रव विलायक और ठोस विलायक। अगला देखिए, बोला है कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, पहला ऑप्शन दिया गया है पानी, विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, पहला ऑप्शन दिया गया है पानी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सोडियम एसीटेट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्त यूरिया, और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, बेंजीन। तो बताइए इसका क्या होगा, सोडियम एसीटेट, पानी, या यूरिया, या बेंजीन, क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका जो ऑप्शन है ये क्या होगा, ये होगा सोडियम एसीटेट, याद रखिएगा क्या होगा, सोडियम एसीटेट। अगला देखिए, अगला है अवाष्पशील विलय, रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के समानुपाती होता है, उपर्युक्त तथ्य किसके अनुसार हैं। प्रश्न पढ़िए फिर से, बोला है कि अवाष्पशील विलय मतलब इसका क्या हो, वाष्प न बने, रखने वाले विलयन में वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलय के मूल अंश के समानुपाती होता है, उपयुक्त तथ्य किसके अनुसार है। पहला दिया गया हेनरी का नियम, दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है ड्यूलॉन्ग तथा पेटिट का नियम, तीसरा है राउल्ट का नियम, और चौथा क्या है, कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो वाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन विलय के मूल अंश के समानुपाती होता है, ये किसके नियम होता है, ये राउल्ट के नियमानुसार होता है, किसके नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो दिया गया हेनरी का नियम और ये है किसका, राउल्ट का नियम, ये दोनों नियम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने आपको सारा चीज लिखवा दिया है, आप एक बार नोट्स में जाकर इसको देख लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही एग्जाम में प्रवेश कीजिएगा। आप दोनों बता रहे हैं, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, दोनों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला दिया है नियम जो बताता है, बोला है कि वह नियम जो बताता है कि किसी ताप पर विलायक के दिए गए द्रव्यमान में घोली गए गैस की मात्रा उस विलयन पर गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, वह कौन सा है। पहला दिया है जूल का नियम, दूसरा दिया है बायल का नियम, तीसरा क्या दिया है, हेनरी का नियम, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा, जूल का नियम होगा या बायल का नियम होगा या हेनरी का नियम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, किसी ताप पर विलायक के दिए गए द्रव्यमान में घोली गई गैस की मात्रा उस विलयन के गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, ये होती है किसके नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको अच्छे से देख के ही जाइएगा। सही है, किसके नियमानुसार होगी, हेनरी के नियमानुसार। आगे देखते हैं, अगला दिया है निम्न में से कौन सा द्रव्य युक्त राउल्ट के नियम, देखिए यहाँ भी आ गया है राउल्ट का नियम, ये बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, बायल का नियम, ये सब चीजें आप अच्छे से देख के ही जाइएगा। निम्न में से कौन सा द्रव्य युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, कौन करता है। पहला दिया है जल नाइट्रिक अम्ल, दूसरा दिया है बेंजीन मेथेनॉल, तीसरा है जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन कौन होगा, इसका ऑप्शन होगा बी, बेंजीन मेथेनॉल। कौन सा होगा, बेंजीन मेथेनॉल। चलिए अगला देखते हैं, अगला दिया है कोलाइडो के मोलर द्रव्यमान
का निर्धारण करने के लिए बहुलकों एवं प्रोटीनों के किस अणुसंख्य गुणधर्म का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का आंसर देने से पहले आप कुछ चीजों ध्यान रख लीजिए। ये जो प्रोटीन है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन को आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि प्रोटीन से प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। कोलाइडो के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए बहुलकों व प्रोटीनों के किस किस अणुसंख्य गुणधर्म का प्रयोग किया जाता है? पहला दिया है विसरण विसरण दाब, दूसरा दिया गया है कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब, तीसरा दिया गया है प्रासरण दाब, और चौथा है कोई नहीं। कोई नहीं, बताइए कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा, याद रखिएगा, प्रासरण दाब। कौन सा दाब होगा? प्रासरण दाब। और प्रासरण दाब हमने एक वीडियो बनाया था जो पार्ट 1 या 2 था, उसमें आपको बता दिया कि प्रासरण दाब होता क्या है। तो एक बार उसको अच्छे से देख लीजिएगा। जितना हमने वीडियो बनाया है ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 2 और ये पार्ट 3, और सब्जेक्टिव का पार्ट 1 2 3 आप देख कर ही जाइएगा, सही है, और वो भी अच्छे से। अगला बात करते हैं प्रश्न। अगला दिया है विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। बोला कि विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? जो विलयन होता है ना उसके अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है कणों के आकार पर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विलायक की व्यवहार पर, तीसरा ऑप्शन है केवल कणों की प्रवृत्ति पर, चौथा ऑप्शन दिया है केवल कणों की संख्या पर। तो याद रखिएगा जो विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है ये निर्भर करता है किस पर? केवल कणों की संख्या पर, यानी उसमें कितने कण आप डाले हैं विलय में, विलय की मात्रा कितनी है, विलायक की मात्रा कितनी है, यानी कण उसमें कितने हैं, वो उस पर निर्भर करता है क्या? विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। अगला देखिए, अगला दिया गया प्रासरण के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। प्रासरण के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली जिससे क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या करते हैं हम लोग? अर्धपारगम्य झिल्ली से विलय और विलायक को क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो वहीं बोला है कि प्रासरण के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। कैसे होता है? पहला ऑप्शन दिया गया अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर से समान प्रवाह दर से। बोला है कि दोनों ओर से कैसा होता है? समान दर से। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला है। अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर से असमान या भिन्न प्रवाह दर से। तीसरा ऑप्शन है मात्रा कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जिधर मात्रा कम होगी उधर से क्या होगा? उसका प्रवाह होगा। चलिए अगला है मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। मोल अवनमन जो स्थिरांक होता है वो निर्भर किस पे करता है? पहला दिया गया ऑप्शन विलय की प्रकृति पर। किस पर? विलय की प्रकृति पर। दूसरा ऑप्शन दिया गया विलायक की प्रकृति पर। तीसरा ऑप्शन है विलयन के वाष्प दाब पर, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन होगा? मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर किस पे करता है? आप बताइए मोल अवनमन स्थिरांक किस पे निर्भर करेगा? तो याद रखिएगा मोल अवनमन स्थिरांक जो होता है वो निर्भर करता है विलायक की प्रकृति पर, यानी जो विलायक हम लिए हैं उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है ये, सही है। चलिए मोल अवनमन स्थिरांक, सारा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखकर ही जाइएगा। हम ज़्यादा यहाँ कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं इसलिए कि आपको ज़्यादा प्रश्न करवाना है, हमको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देना है। आप एक बार प्रश्न देखिएगा तो एग्जाम में जाइएगा तो आपके माइंड पर क्या रहेगा कि हाँ ये प्रश्न देखे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि इसका सोल्यूशन हम पहले पढ़ा चुके हैं, सारा चीज़ आप पढ़ लिए हैं, आप पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो चीज़ें बताए जा रहे हैं उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए। बस आपके पास समय ये है कि दूसरा चीज़ ना पढ़े, जो बताया गया है जो पढ़े हैं उसको ही क्या कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, दूसरे चीज़ पढ़ने पर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वथनांक पर एक द्रव अपने वाष्प से साम्यावस्था आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। साम्यावस्था में है, सामान्यतः दोनों प्रवस्थाओं में स्थित अणुओं में बराबर होता है। क्या बराबर होता है? फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। क्वथनांक पर एक द्रव अपने वाष्प से साम्यावस्था में है, सामान्यतः दोनों प्रवस्थाओं में स्थित अणुओं में बराबर होता है। क्या बराबर होता है? पहला दिया है अंतराणविक बल, मोलिक्यूलर फोर्स, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है कुल ऊर्जा, चौथा है सभी। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन होगा क्या? कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। क्या होगा? कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। अगर बात करें अंतराणविक बल तो ये ठोस में सबसे ज्यादा होता है। कुछ चीजें आपको बता देते हैं, ये जो है ना ये ठोस में सबसे ज्यादा होता है, ठोस में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। इस यही कारण होता है कि ठोस के कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं, ये सबसे ज्यादा होता है। ठोस में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, और यही कारण होता है कि ठोस के कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं,
सही है। अंतराणविक बल ज्यादा होता है, अंतराणविक स्थान क्या होता है, कम होता है। ठोस में अंतराणविक स्थान क्या होता है, स्थान जो है ना अंतराणविक स्थान, वो क्या होता है, ये सबसे कम होता है। और सबसे अधिक किसमें होता है, गैस में होता है। अंतराणविक बल सबसे अधिक किसमें, ठोस में, और अंतराणविक स्थान सबसे अधिक किसमें, गैस में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में द्वितीयक होता है, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में द्वितीयक होता है, वियोजन की मात्रा एवं वाट हाफ गुणांक आई में संबंध क्या है। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा होगा, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। सही है, कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला देखिए, बोला है आदर्श घोल बनता है जब इनके अव्यय, बोला कि आदर्श घोल कैसे बनता है, जब इनके अव्यय किस अनुपात में होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है को मिश्रित करने से आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदर्श घोल ऐसे बनता है क्या। अगला दिया है को मिश्रित करने से इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है को मिश्रित करने से आयतन आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखिएगा जब आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे ही बोलते हैं आदर्श घोल। क्या बोलते हैं, आदर्श घोल। तो याद रखिएगा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। अगला है एक कूलम्ब बराबर होता है, बोला है कि जो एक कूलम्ब होता है ना ये बराबर होता है। तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया गया है, दिया गया है 96,500 फैराडे के। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 6.24 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर। चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, सभी। अब बात करें कूलम्ब, तो याद रखिएगा जो आवेश है, आवेश आवेश का ये एसआई मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। कौन, कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक कौन होता है, कूलम्ब होता है। तो इसमें से कौन होगा, तो याद रखिएगा ये बराबर होता है 6.24 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। कितने, 6.24 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है किस पे। प्रश्न बोला है कि नहीं निर्भर करता है किस पे। पहला ऑप्शन है धातु की प्रवृत्ति और उसके आयतन पर, धातु की प्रवृत्ति और उसके आयतन पर। दूसरा ऑप्शन है विलयन में उपस्थित उपस्थित आयनों की सांद्रता पर। तीसरा है दाब पर, और चौथा क्या है, ताप पर। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा जो धातु की प्रवृत्ति है, जो धातु की प्रवृत्ति है, और जो विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता है, और जो ताप है, ये तीनों पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर नहीं करता है, ये दाब पर निर्भर नहीं करता है। कौन, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव दाब पर निर्भर नहीं करता है। और वहीं पूछा था आपसे कि किस पे निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करेगा, दाब पर, प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है। अगला है संक्षारण से बचने के लिए, संक्षारण मतलब जानते हैं ना, जैसे आप देखते हैं लोहा को छोड़ देते हैं तो उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, वो ऑक्सीजन संपर्क करके ऑक्सीकरण बना देता है, और क्या हो जाता है, लोहे क्या हो जाता है, जंग लग जाते हैं, उसे ही संक्षारण बोलते हैं। तो बोला है संक्षारण से बचने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु प्लेटिंग होगी। कौन सी प्लेटिंग होगी धातु, कापर की होगी, या जिंक की होगी, या टिन की होगी, या निकेल की होगी, आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये किसकी कोटिंग होगी, ये होगी जिंक की। किसकी होगी, सबसे अधिक उपजाऊ, सबसे अधिक टिकाऊ किसकी होगी, ये होगी जिंक की। सही है। चलिए अगला बढ़ते हैं। बोला है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक का मान क्या होता है, समान होता है। ये भी आपके लिए क्या है, वेवी आई है, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक का मान बराबर होता है। तो ये होता है किसकी अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब याद रखिएगा प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ये सब चीज आपको हमने बता दिया है। एक बार नोट्स जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है। बोला है कि जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है ये क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया चालक, दूसरा है विद्युत रोधी, तीसरा ऑप्शन है अर्धचालक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है ये क्या होता है, ये अर्धचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया बेस
वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा? बोला कि वेग स्थिरांक जो है ना, ये वेग स्थिरांक भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेग स्थिरांक को भी आप अच्छे से देख के जाइएगा। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, या अपवर्तित रहेगा, या कोई नहीं? तो याद रखिएगा, जब वेग स्थिरांक ताप बढ़ाया जाता है तो वेग स्थिरांक का बोला है कि ताप बढ़ाने पर जो वेग स्थिरांक है ना, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्या होता है? ये होता है बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? वेग स्थिरांक का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है दोस्त। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बोला है एक क्रिस्टलीय ठोस में होती हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती हैं? पहला दिया है दीर्घ प्रास होती, प्रास की कोटि होती है। दूसरा दिया है लघु प्रास की कोटि होती है, और तीसरा दिया है कोई नहीं, और चौथा है सभी। चलिए बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा, चलिए बात कर लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न बार बार ही पूछता है। क्रिस्टलीय ठोस, ठोस से आपको 2-3 नंबर का प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। एक होता है कौन सा ठोस? अक्रिस्टलीय ठोस। ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अगर बात करें क्रिस्टलीय ठोस की, तो इसका जो है ना क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं दीर्घ परास के। कैसे होते हैं? दीर्घ परास के होते हैं। ये होते हैं दीर्घ परास के। क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है? ये दीर्घ परास के होते हैं। और ये होता है लघु परास के। कैसा होता है? ये होते हैं लघु परास के, लघु परास के। क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है? दीर्घ परास के होता है। और वहीं अक्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है? लघु परास का होता है। अब बात करें और, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, इसमें कणों की निश्चित श्रृंखला होती है। इसमें क्या होती है? इसमें कणों की निश्चित श्रृंखला होती है। जो कण है ना, कणों की निश्चित श्रृंखला होती है। किसमें? क्रिस्टलीय में। इसमें क्या होती है? कणों की निश्चित श्रृंखला होती है। जो कण होते हैं ना, कणों की निश्चित श्रृंखला होती है। कणों की निश्चित श्रृंखला होती है। निश्चित श्रृंखला होती है। क्या होती है? श्रृंखला होती है। और इसमें कणों की निश्चित श्रृंखला नहीं होती है। सही है, इसमें कणों की निश्चित श्रृंखला होती है। वहीं बात करें तो इसमें कणों की निश्चित श्रृंखला नहीं होती है। किसमें? अक्रिस्टलीय को। क्रिस्टलीय को काटने पर ना, यदि हम इसको काटेंगे, काटने पर इसका सतह क्या मिलता है? चिकना मिलता है। कैसा मिलता है? क्रिस्टलीय को काटने पर सतह क्या मिलता है? चिकना मिलता है। अक्रिस्टलीय को काटने पर सतह कैसा मिलता है? ये मिलता है खुरदरा। और अक्रिस्टलीय को ही बोलते हैं अतिस्थितित द्रव। क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय को बोलते हैं अतिस्थितित द्रव। और अतिस्थितित द्रव से एक प्रश्न बोलता है कि कांच क्या है? समझ आ गया? कांच जो है, शीशा, ये क्या है? तो याद रखिएगा, कांच शीशा है अतिस्थितित द्रव। और उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? उसे रखा जाता है अक्रिस्टलीय की श्रेणी में। सही है, चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो इसी के साथ एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। याद रखिएगा दोस्त, यदि आपको अपने आप पर भरोसा है तो आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तू वही है जो किसी को भी जीत सकता है। तू वही है जो किसी को भी जीत सकता है। तू खुद पर भरोसा कर, दुनिया तुझ पर भरोसा करेगी। चलिए, तो इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। बस इतना ही प्रश्न था। बोला है थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। और दूसरी बात कि ये जो हम पढ़ाए हैं, ये कहाँ मिल जाएगा PDF? तो ये मिलेगा साइंस ट्रिविया _04। ये जाइएगा टेलीग्राम चैनल, उस पर आपको ये मिल जाएगा। जितना भी पढ़ाए हम सारा चीज़ वहाँ PDF मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम की। तो याद रखिएगा, एग्जाम से पहले आप अपना नोट्स और अपना दिमाग हमेशा खोल के रखिएगा, क्योंकि आपका दिमाग खुला रहेगा तो आपका माइंड पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। और यदि आपका नोट्स खुला होगा तो सारा चीज़ आपके माइंड में बैठा रहेगा। तो एग्जाम से पहले जितना भी पढ़े हैं आप, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि दूसरा सब्जेक्ट या दूसरा टॉपिक पर ध्यान मत दीजिए अभी।
जो भी है आपका 4 तारीख का एग्जाम है, उससे पहले आप जितना पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। दूसरे सब्जेक्ट या दूसरा टॉपिक पढ़ने पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपकी लाइफ बन सकती है। आप जो चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिए ताकि उसका भी क्या हो, थोड़ा हेल्प हो जाए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।